नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज सरकारोत्सव है। सरकारोत्सव उस उत्सव को कहते हैं जब सरकार अपने 1 साल पूरे करती है। सरकारोत्सव मनाने की परंपरा अमेरिका में शायद शुरू हुई जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जश्न मनाया। रूजवेल्ट 1932 में राष्ट्रपति बने। भारत में भी यह परंपरा चली आई, पता नहीं कहां से, लेकिन 100 दिन के बाद सरकारें 200 दिन नहीं मनाती हैं, वो सीधा सालगिरह पर शिफ्ट कर जाती हैं। सरकारोत्सव मनाने के लिए अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन छापे जाते हैं। उन विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, उद्घाटन होते हैं और नए नए स्लोगन की रचना होती है। सुबह सुबह इन छपी हुई उपलब्धियों को सारे मंत्री, नेता, महासचिव और टीवी में आने वाले प्रवक्ता ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं। इतना कुछ हुआ होता है कि समझ नहीं आता कि क्या क्या नहीं हुआ होगा। 26 मई 2014 यही वो दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पद व गोपनीयता की पहली बार शपथ ली थी। यह 3रा साल है। 2 साल तक सेंटर की सरकार अकेले ही सरकारोत्सव मना रही थी, लेकिन इस बार पैटर्न बदला है। राज्य सरकारों ने दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन देकर सरकारोत्सव की बधाइयां भेजी हैं और बलैया ली हैं। राज्य सरकारें भी अपनी सालगिरह अलग से मनाती हैं, लेकिन अब उन्हें खुशी खुशी सेंटर की भी सालगिरह का एक तरह से दोहरा भार उठाना पड़ेगा। सवाल यह है कि जब दिल्ली का मीडिया झारखंड को एजेंसी के भरोसे कवर करता है, न्यूज चैनल तो झारखंड को स्पीड न्यूज में ही निपटा देते हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री उस राज्य की जनता के पैसे से मगर अपने फैसले से दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन छापना वो कितना सही समझते हैं। स्लोगन अंग्रेजी में है ऑन वे टू न्यू इंडिया, अर्थात नए भारत के रास्ते पर है झारखंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विज्ञापन भी अच्छा है, मगर संकोची स्वभाव का है। सरकार सहमते हुए नीचे लिख रही है कि राजा भोज सेतु का उद्घाटन होगा। लगता है कि इस बात का ख्याल है कि इस पुल के उद्घाटन की छाया कहीं असम वाले देश के सबसे बड़े पुल के लंबे पुल के उद्घाटन पर ना पड़ जाए, जहां प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने विज्ञापनों में सेंटर की सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, मगर उसी पैसे में अपनी सरकार की कामयाबी भी गिना दी हैं। उन्होंने आधी जगह मोदी जी को दी है, आधी जगह अपनी सरकार को दी है। इन तीनों विज्ञापनों में वसुंधरा जी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं। अगर दोनों मुख्यमंत्री मेरी बात का बुरा ना माने तो यूपी के योगी जी की सरकार में भी आधापन और सन्यासी भाव दिखता है उनके विज्ञापन में। यूपी के विज्ञापन आधे पन्ने का है, कहीं कोने में पड़ा मिला एक अखबार में। योगी जी को पता है कि वो इन तीनों मुख्यमंत्री पर भारी पड़ सकते हैं, तो विज्ञापन से जगह घेरने में क्यों समय बर्बाद करें। क्या भारत का मीडिया समाज, क्या मीडिया सोसाइटी, भारत का मीडिया समाज दिल्ली में रहता है, जिसके अखबारों में राज्यों से विज्ञापन चलकर आए? केरल की सरकार के विज्ञापन भी इस तरह से आते हैं जैसे सीपीएम के सारे वोटर यहीं रहते हों। अब तो उड़ीसा सरकार के भी विज्ञापन यहीं आने लगे हैं। देश दिल्ली में ना दिखे तो दिखता ही नहीं होगा शायद। एनीवे, हमने सोचा कि इस ओकेशन पर आलोचनात्मक बदलाव करते हैं। ये वो बदलाव है जो नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव से काफी डिफरेंट है। अब देखिए, साल भर लोग पूछते रहते हैं कि भारत में विपक्ष नहीं है। दिल्ली में 16 विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री, नेता जमा हुए। दिल्ली में विपक्ष का दिखना इस तरह से लगा जैसे भाजपा शासित राज्यों ने अपने विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में भेज दिए हों। फिर भी विपक्ष को खोजने वाले देख सकते हैं कि नेताओं की कोई कमी तो नहीं है। असल बात यह है कि आज का मीडिया विपक्ष विरोधी मीडिया है। विपक्ष को जगह कम देता है, फिर सवाल भी करता है कि विपक्ष है कहां। संयोग यह है कि जिस दिन विपक्ष के इतने नेता दिल्ली आए, उसी दिन प्रधानमंत्री दिल्ली से दूर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को दिल्ली आता देख प्रधानमंत्री असम चले गए, या प्रधानमंत्री को असम जाता देख विपक्ष के नेता दिल्ली भी आ गए। वैसे राजनीति को रहस्य और रचना की तरह देखिए, आपको इसके किस्से रोमांचित करेंगे। आज सरकारोत्सव है। केंद्र सरकार के कई मंत्री अलग अलग दिशाओं में सरकार की कामयाबी का संदेश लेकर जा चुके हैं। इस मौके पर मंत्रियों ने तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कई कार्यक्रमों की फ्रेंचाइजी जैसी खुल गई है। जैसे शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू राजस्थान के गांव में बरगद के नीचे पंचायत स्तर पर चर्चा की उन्होंने, जो कि चाय पर चर्चा और खाट पर चर्चा से काफी अलग है। खाट पर चर्चा की याद आते ही कुछ याद नहीं आया। इसी मौके पर मैं विजय गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने एक नए प्रकार की युवा की खोज की है। इस युवा का नाम है स्लम युवा। स्लम युवा वो युवा है जो स्लम में रहता है। इससे पता चलता है कि अभी तक जो युवा थे, साफ नहीं था कि ये स्लम युवा हैं या पॉश युवा हैं।
ट्विटर पर जारी पोस्टर के विश्लेषण से लगता है कि युवाओं की पहचान उम्र के अलावा वे कहां बसते हैं उन बस्तियों के आधार पर भी हो सकती है। इस कार्यक्रम का नाम है स्लम युवा दौड़। अडॉप्ट ए स्लम यानी गोद लीजिए दिल्ली का एक स्लम। इससे यह साफ नहीं है कि दिल्ली के एक स्लम को कोई गोद कैसे ले सकता है। सांसद गोद लेगा या विधायक लेगा या ये युवा अपने स्लम को गोद ले लेंगे जिसकी गोद में ये पलते बढ़ते हैं। बहरहाल नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में स्लम युवा की दौड़ हुई। भीड़ काफी थी। टी शर्ट पर भी लिखा था स्लम युवा दौड़। सब कुछ हिंदी में था, सिर्फ स्लम अंग्रेजी में लिखा हुआ था। झुग्गी लिखना थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि हमारे स्लम युवा भी दक्षिण दिल्ली की पॉश युवा से कम नहीं हैं। फिर भी ये नया आइडिया था और अच्छा आइडिया लगा। कुछ कमी होगी तो विजय गोयल जी उदार मंत्री हैं, सुधार कर लेंगे। स्लम गोद लेने की प्रेरणा शायद आदर्श ग्राम योजना से ली गई होगी। अक्टूबर 2014 में इसका ऐलान हुआ था कि हर सांसद एक गांव गोद लेगा और आदर्श बना देगा। भाजपा के ही 281 सांसद हैं। उस हिसाब से 3 साल बाद 281 गांवों को आदर्श रूप में पेश किया जा सकता था। लीजिए बन गए। लगता है अब उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। बट एनीवे, मूल बात से शिफ्ट होना हो तो अंग्रेजी में बट एनीवे का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने रेलवे स्टेशन पर कुर्सियां देखी हैं? कितनी कम होती हैं। जितने लोग बैठे नहीं होते उससे ज्यादा लोग बैठे हुए को घूरते रहते हैं कि कब उठें और हम बैठें। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह तस्वीर जारी की जिसमें सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा रेलवे स्टेशन पर कुर्सियों का उद्घाटन किया। तस्वीर देखकर लगा कि ऐसा उद्घाटन होगा मगर देखा पहली बार है। लेकिन जब हमने पता किया तो हेमा मालिनी ने बड़ा जरूरी काम किया है। मथुरा रेलवे स्टेशन इतना व्यस्त स्टेशन है, किसी का ध्यान ही नहीं गया कि यात्रियों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। खंभों के किनारे गोल गोल बैठने की सिस्टम था। एक आदमी की पीठ दूसरे आदमी की पीठ देखती थी। लेकिन हेमा मालिनी ने इसे बदल दिया। उन्होंने वहां पर अपने सांसद निधि से 100 बेंच लगवा दी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 40 बेंच, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर 40, बाकी पर 20 जितने भी 7-8 प्लेटफॉर्म है बाकी 20 उसमें एडजस्ट कर दिया गया है। अभी तक हम समझते थे कि रेलवे ही स्टेशन पर बेंच की व्यवस्था करती है, मगर सांसद निधि का यह अच्छा इस्तेमाल है। सांसद बनी तो तब से मैं यही चाह रही थी कि रेलवे स्टेशन शुड बी वेरी ब्यूटीफुली डन। मथुरा जंक्शन वेरी वर्ल्ड फेमस है, यहाँ पे कितने यात्री लोग आते हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत हुआ है, सिर्फ ये एक बेंच से हुआ है। बट नाइस बेंच, क्वाइट नाइस इट इज। तो मैं चाहूँगी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो तो ये एक एग्जाम्पल बने कि कितना अच्छा मथुरा का रेलवे स्टेशन है। दैट इज माई ड्रीम ऑल्सो टू मेक मथुरा ए ड्रीम स्टेशन। So it should have a beautiful music when you come only, because it should look like you have come to Vrindavan, you have come to Mathura. एक feeling एक आना चाहिए लोगों को। It should not look like बाकी आम जो स्टेशन है वैसा ना लगे, ये जरा हटके लगना चाहिए। अब विपक्ष सरकार को घेरने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने फैसला किया है कि जंतर मंतर पर बैठकर पूछेंगे कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया। उधर सरकार अपनी उपलब्धियों को दावों से लबालब है। विपक्ष कहता है कुछ हुआ ही नहीं है। कमल निशान वाली भाजपा के नेता एक तरफ उपलब्धियों को गिना रहे हैं, ट्विटर से लेकर बरगद के नीचे तक, तो कांग्रेस की तरफ से कमल नाम वाले कमलनाथ ने गिनाना शुरू किया। कुछ हुआ नहीं। 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। 7 साल में रोजगार अपने न्यूनतम स्तर पर है। ये जो 3 साल गए हैं वो 3 साल मैं मानता हूं कि काफी सारी चीजों में इन 3 सालों में नए मील के पत्थर क्रॉस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पर मेरा प्रश्न है, कौन सा वर्ग इस देश में ये खुशियां मना रहा है? क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? क्या मजदूर, क्या व्यापारी खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तक। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 3 साल में हमने देखा कि भाषण और आश्वासन का शासन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़
नए रोजगार के मौके बनेंगे। लगभग 1.25 लाख रोजगार के मौके बने 2015 में। और आज हमारी आवश्यकता 2 करोड़ नए रोजगार की नहीं है। आज हमारी आवश्यकता 3 या 4 करोड़ हर साल रोजगार के नए मौके बनने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा किलोमीटर राजमार्ग 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें 2016-17 में बनाई गई है। सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 2 व्हीलर 2016-17 में बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात 2016-17 में किया गया है। वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स के मामले में सबसे अच्छी रैंकिंग 2016-17 में प्राप्त की है और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार अब तक 2016-17 में अर्जित किया गया है। यही बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। ये जुमले की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति से जो ये 3 साल गुजरे हैं, इसका पर्दाफाश बड़ी जल्दी होने वाला है। उत्तराखंड में 300 करोड़ रुपए हाईवे निर्माण में घोटाले पकड़े गए, जो कांग्रेस की सरकार के समय वहां पकड़े गए। तो जब उसकी जांच के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय परिवहन सीबीआई को लिखा, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा कि जांच मत कराइए, अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ेगा। तो आप सोचिए कि जब जांच ही नहीं होगी, जब बात ही नहीं उठेगी, तो भ्रष्टाचार के मामले कहां से कैसे दिखाई देंगे। वैसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए थे, उसके मामले में सजा कितनी हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका व्याख्यान माला में फेक न्यूज के बारे में चिंता जताई। कहा कि मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, हिम्मत के साथ साहस का काम। मीडिया अपना मूल काम नहीं कर रहा। तो लोग खुश हो गए कि राष्ट्रपति ने इशारों में लगता है कि मोदी सरकार की तरफ कटाक्ष कर दिया है। मगर सरकारोत्सव के रोज राष्ट्रपति भवन में जब मन की बात पर आई एक किताब का विमोचन हो रहा था, तो वहां राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ कर दी। सुनिए। To my mind, while the press will be failing in its duty if it does not pose questions to the powered that be, it will be simultaneously judge the frivolous from the factual and publicity from reportage. There is tremendous challenge for the media and one that it must stand up to. It must resist the temptation to take the path of least resistance, which is to allow a dominant viewpoint to prevail without questioning it or allowing otherwise the opportunity to question it. Media must learn the art of withstanding pulls and pressures without sacrificing its commitment to free and fair reportage and always remain on guard against conformity. One striking feature you will notice of all the successful prime ministers, presidents, will have to be a good communicator. Without having the capacity to be a communicator, how you expect to lead the millions of people to follow you, your ideas, your principles, your views, your approaches which you would like to have implemented within the period which has given to you. No doubt, in the contemporary period, Prime Minister Narendra Modi is one of the most effective communicators and perhaps can be compared with other illustrious prime ministers like Pandit Nehru or Mrs. Indira Gandhi. कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि भारतीय इतिहास में इंदिरा गांधी सबसे स्वीकृत प्रधानमंत्री, एक्सेप्टेबल प्राइम मिनिस्टर
प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रहे हैं कि वे एक प्रभावी कम्युनिकेटर हैं और उनकी तुलना जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से की जा सकती है। तो बहुत जल्दी उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, सब बातों को सुने, जो ठीक है अपनाएं। इसी कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया कि पिछले कुछ साल से रेडियो पिछड़ता जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने एक माध्यम के रूप में रेडियो की ताकत को पहचाना। ताकत पहचानने की बात सही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से रेडियो पिछड़ता जा रहा था। इस बात को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मन की बात एक अनोखा कार्यक्रम है। यह पहला रेडियो कार्यक्रम है जो उसी समय टीवी पर भी आता है। टीवी पर ही नहीं, दिल्ली में ही ये सारे प्राइवेट एफएम चैनलों पर आता है। न जाने भारत के तमाम प्राइवेट एफएम चैनलों पर आता होगा। जब भी मन की बात की घोषणा होती है, उस दौरान किसी भी रेडियो चैनल पर इसके अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं आता है। मन की बात का प्रसारण दूरदर्शन पर भी होता है, इसलिए मन की बात के असर के विश्लेषण में सरकारी टीवी, प्राइवेट न्यूज चैनल, प्राइवेट एफएम चैनलों को भी शामिल करना उचित रहेगा। क्या किसी और के कार्यक्रम को एफएम चैनल अपना कार्यक्रम बंद कर सुना सकते हैं? हाँ, यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने टीवी को मन की बात के दौरान रेडियो में बदल दिया है। रेडियो के विकास के बारे में फिक्की और केपीएमजी अपनी एक इंडस्ट्री मीडिया पर एक इंडस्ट्री रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं, जिसे इंडस्ट्री वाले कम पढ़ते हैं, लेकिन इसके हिसाब से 2013 की फिक्की केएमजी रिपोर्ट ने कहा था, केपीएमजी ने, कि 2012 से 17 के बीच रेडियो 16.6% की ग्रोथ रेट हासिल करेगा। 2017 की फिक्की केपीएमजी रिपोर्ट में कहा गया कि 2016 में रेडियो ने 14.5% के हिसाब से ही ग्रोथ रेट हासिल की, यानी अनुमान से करीब 2% विकास दर कम। इस वक्त भारत के 86 शहरों में 243 निजी रेडियो चैनल चल रहे हैं। कुछ घटबढ़ हो सकती है। सन 2000 से ही रेडियो सेक्टर का निजीकरण शुरू हुआ और कई सौ चैनल नीलाम हुए, मगर बहुत सारे चैनल अभी ऑपरेशन में भी नहीं आए हैं। फिक्की के केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि तीसरे चरण की नीलामी को लेकर खासा उत्साह नहीं दिखा है। रेडियो भी कई प्रकार के होते हैं, डिजिटल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, एफएम रेडियो, सरकारी रेडियो। इनकी प्रगति भी देखनी चाहिए। अब जरा राजस्व का एंगल देखते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, 15 मार्च 2016 इंटरनेट से ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे कि इसकी रिपोर्ट कहती है कि 2014 में रेडियो सेक्टर का राजस्व 2013 की तुलना में 18% बढ़ा। 2019 तक इसके राजस्व में 18% की ही वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी ग्रोथ रेट उसका वैसा ही है रेवेन्यू का। मन की बात से कमाई और विज्ञापन से हुए खर्चे को लेकर हमारे पास कोई स्वतंत्र जानकारी नहीं है, मगर इससे संबंधित दो खबरें हमें इंटरनेट के आर्काइव से मिली। 9 दिसंबर 2016 के लाइव मिनट में छपा है कि लोकसभा में मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने लिखित जवाब दिया है कि 2015-16 में मन की बात से जो राजस्व आया वो 4,78,00,000 है। 5 अगस्त 2015 के इंडियन एक्सप्रेस में RTI के हवाले से खबर छपी है कि सिर्फ अखबारों में मन की बात के विज्ञापन पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपने देखा कि राजस्व आया 4,78,00,000 का, एक सिर्फ अखबारों के विज्ञापन पर खर्च हुआ 8 करोड़ से ज्यादा का। लाइव मिनट ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मन की बात को ज्यादा विज्ञापन सरकारी विज्ञापनों से आता है। वह ये इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने बताया था कि ऑल इंडिया रेडियो का राजस्व 2014-15 में 435.1 करोड़ था। 2015-16 यानी एक साल बाद 447.6 करोड़ हुआ। अब हिसाब कीजिए तो आपको मिलेगा कि राजस्व में मात्र 12 करोड़ 66 लाख की वृद्धि हुई। एक चैनल के हिसाब से देखेंगे तो यह बड़ी वृद्धि है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रेडियो का विकास हुआ है, लेकिन मन की बात से रेडियो का कितना विकास हुआ है यह अभी तय नहीं हुआ है। हाँ, मन की बात का असर हुआ है। इससे प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी मन की बात जैसी कार्यक्रम की शुरुआत की है। वो कर चुके हैं बहुत पहले से। विपक्ष के नेताओं में से कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने मन की बात के मुकाबले काम की बात शुरू की है, मगर संदीप दीक्षित का कार्यक्रम रेडियो का नहीं है, वीडियो का है, और इस वीडियो को बहुत ही कम लोग देखते हैं। लोग क्यों नहीं देखते, इसे आप भी देख सकते हैं। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप बड़ी उम्मीदों से चुने गए हैं। न केवल युवा ने आपको चुना है क्योंकि उसको लगता है कि आप सुनहरा भविष्य देगा, मजदूर ने भी आपको वोट दिया है कि वो बेड़ियां जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था, उस बेड़ियों को तोड़ने में आप सार्थक बनेंगे। लेकिन आज आपने जो स्वर मई दिवस के बारे में कहे हैं, वो एक बहुत दूसरे प्रधानमंत्री का दर्शन हमें देते हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री का दर्शन देते हैं जो अपने आप को उन पूंजीपतियों के वशीभूत दिखता है जिसके पैसे से उसने सरकारें चलाई हैं, जिसके धन से, जिसकी मदद से आज वो प्रधानमंत्री बना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, नरेंद्र मोदी जी, भारत का प्रधानमंत्री बनिए, भारत का प्रधानमंत्री बनिए, भारत के समृद्ध समाज का प्रधानमंत्री मत बनिए।
आपको हम सब ने चुना है, आपको कुछ लोगों के पैसे ने नहीं चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो पर हमारी रिसर्च अंतिम नहीं हो सकती, जो पब्लिक में है उसी के आधार पर हमने प्रस्तुत किया। सरकारोत्सव के मौके पर रेडियो पर रिसर्च करने का मौका मिला, इसके लिए हम जेटली जी के उस बयान का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ साल से रेडियो पिछड़ता जा रहा था। सरकारोत्सव के मौके पर सर्वे भी अनेक प्रकार के होते हैं। इन सर्वे में सरकार के लिए काफी अच्छी खबरें होती हैं, ज्यादातर लोग संतुष्ट होते हैं, खुश हैं। इन सर्वे को लेकर भी कुछ मस्ती की जा सकती है। दैनिक भास्कर का सर्वे कहता है कि 52% लोग नोटबंदी के तरीके से नाराज हैं, 83% लोग सर्जिकल स्ट्राइक से खुश हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे में 11% लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को महत्वपूर्ण फैसला माना, 48% लोगों ने नोटबंदी के फैसले को महत्वपूर्ण माना। अब हिंदी और अंग्रेजी अखबार के सर्वे को देखिए, कितना अंतर है। हिंदी की जनता 83% सर्जिकल स्ट्राइक से खुश है, अंग्रेजी की जनता सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा नोटबंदी को महत्वपूर्ण फैसला मानती है, जबकि हिंदी की जनता में 52% नोटबंदी से नाराजगी है, नोटबंदी के तरीके से नाराजगी। तो सर्वे में भी काफी मजेदार मसाला मिलता है। अब देखिए, भास्कर के अनुसार 83% जनता सर्जिकल स्ट्राइक से खुश है। बीबीसी को भी एक अपने सर्वे में 83% जनता मिली है, वो भारत की है, जो सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं फेक न्यूज से परेशान है। सर्वे के अनुसार, बीबीसी के सर्वे के अनुसार 83% न्यूज देखने वाले भारत के दर्शक फेक न्यूज, फर्जी न्यूज को लेकर चिंतित हैं। इनमें से 72% को पता लगाने में बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सी खबर सही है और कौन सी मनगढ़ंत है। इतना मुश्किल है, मुझसे संपर्क कर लेते हैं आप। ये कौन लोग हैं जो सर्वे में शामिल होते हैं? ये सवाल पूछने वाले भी बहुत मिल जाते हैं कि हमारा कब सर्वे होगा। सालगिरह का मौका दावे प्रतिदावे के कारण तनाव का हो जाता है, मगर मेरा प्रयास है कि कुछ हल्का फुल्का हो। जो भी सरकार ने अपने तमाम दावों से मीडिया में चल रही भीड़ की मारपीट, सहारनपुर की हिंसा वगैरह वगैरह जैसी खबरों को पीछे तो कर दिया, पूरी मजबूती के साथ कामयाबी के आंकड़े पब्लिक स्पेस में बयानों और विज्ञापनों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कहा है कि अब पहले की जैसी सरकार नहीं है कि क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था, जो बताने में इस सरकार का वाकई कोई मुकाबला नहीं है, बताने में भी और बतियाने में भी। लेकिन इस बीच भारत की आम जनता अलग अलग तरह के विमर्श का निर्माण कर रही है। यह वीडियो अलवर का है, इसमें सिख समुदाय के कुछ लोगों के साथ मारपीट हो रही है। यह वीडियो जब वायरल हुआ तो राजस्थान का अल्पसंख्यक आयोग काफी सख्त हो गया। इन सिख भाइयों का कहना था कि वे सेवादार हैं और लंगर के लिए गांव-गांव अनाज इकट्ठा करने निकले थे। लोगों से वहां जो मौजूद थे मदद भी मांगी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। भीड़ आराम से इन्हें पीट कर भाग गई। पुलिस को इस घटना की सूचना गांव के सरपंच से मिली। पुलिस ने इस मामले में सेवादार पर भी शांति भंग करने का उल्टा आरोप लगा दिया। बताइए, भीड़ पता नहीं कैसे बन जाती है, जिसके शिकार हिंदू भी हो जाते हैं, मुसलमान भी और अब सिख भी। इसलिए समस्या उस भीड़ के भीतर है। शायद इसमें शामिल होने वाले युवाओं की बेचैनियों को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर यह मत समझ लीजिएगा कि जनता सिखों के खिलाफ हो गई है। इस तरह के डिबेट तो टीवी पर भी नहीं हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर हमें एक और नजरिया देती है। अजय जी की कोई खबर है, यह खबर है कि हरियाणा के नौजवान सेना में नौकरी पाने के लिए नकली तरह से सिख बन जाते हैं। यह कमाल भारत में ही हो सकता है। ऐसा कमाल किसी एक युवक ने नहीं बल्कि 51 युवकों ने किया है। सेना ने पिछले 2 साल में ऐसे मामलों में 51 FIR दर्ज कराई है। हरियाणा के कई जवानों ने खुद को जट सिख बताने की कोशिश की ताकि सेना के सिख रेजिमेंट में ज्वाइन कर सकें। बाद में पता चला कि वे सिख नहीं हैं। यह खबर काफी कुछ कहती है। रोजगार महत्वपूर्ण है, मजहब नहीं। रोजगार के लिए जब हम गांव, शहर, देश छोड़ सकते हैं तो मजहब आगे क्या कहूं। इस बीच सरकार ने अपनी उपलब्धियां खुद तो बताई ही हैं। मीडिया भी सरकार की कामयाबी से काफी प्रभावित लगता है, बल्कि मीडिया को भी माना जाता है कि एक तरह से सरकार ही है। और कई तरह से ये भी मीडिया के साथ, मोदी जी के साथ साथ मीडिया का भी मूल्यांकन होने लगता है। मुझे भी लगता है कि कुछ ज्यादा ही झुकाव है, लगाव है, अनुराग है। सकाल अखबार ने अपने, मराठी अखबार है, बड़ा लोकप्रिय अखबार है, इसके एक पेज पर मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी बाहुबली के रूप में दिखाए गए हैं। कई टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी को बाहुबली के रूप में दिखाया गया। म्यूजिक भी इस तरह से बजाया गया कि जिस तरह से वो प्रधानमंत्री ना हो बल्कि कलाकार हों और अवतार हों। अखबार ने प्रधानमंत्री को 5 में से 3.5 अंक दिए। जब इतना ही बता दिया है, सूंड से चढ़ते हुए हाथी के मस्तक पर आ गए, तो 1.5 अंक किस लिए काटे अखबार ने? मैं ये उस अखबार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है जब हाथी पर, तो उन्हें 5 में 5 अंक मिलने चाहिए थे। वीरता के सर्वोच्च उदाहरणों में से एक होता है कि आप सामने से हाथी के मस्तक पर चढ़ जाएं। मीडिया के जनमानस की कल्पना के प्रधानमंत्री अब बाहुबली भी हैं। अपने सरकार अपने दावे मजबूती से रखती है, रखनी चाहिए। एक जगह से नहीं रखती बल्कि कई शहरों में अलग अलग तरीके से रखती है। विपक्ष अपने दावे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चला जाता है। कांग्रेस ने वीडियो आइटम तो बनाए हैं, मगर सरकार के
या बीजेपी के बनाए वीडियो आइटम भारी पड़ सकते हैं। आप सरकार का भी वीडियो देखिए और कांग्रेस का भी, और खुद फैसला कीजिए। कांग्रेस का काम अपनाना। 3 सालों से यूपीए की परियोजनाएं, मंगलयान से लेकर पावर ग्रिड, गैस पाइपलाइन, माता वैष्णो देवी रेल परियोजना और एशिया की सबसे बड़ी सुरंग का फीता तो काट रहे हैं मोदी साहब, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया का ज्ञान बांट रहे हैं। दम होना चाहिए भाई। एक फैसले पर काले धन वालों की नींद उड़ जावे और बेनामी संपत्ति वाले भी बेचैन हो उठे। इधर आप एक फैसला लें और उधर सरहद पार आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़े। अरे भाई साहब, क्या ये टैक्स वो टैक्स, ना जी ना। अब एक देश एक टैक्स, जीएसटी। जितने पुराने उलझे मुद्दे उतने तेज और सुलझे फैसले, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने कड़े फैसले। तभी तो साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। हर साल एक नया नारा आता है। आपने देखा कि इस वीडियो में एक बंदा है जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और ताकत का वो प्रतीक है। तो ऐसा नहीं कि मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री को बाहुबली के रूप में पेश कर रहा है, सरकार भी अपनी कामयाबी को बॉक्सर के रूप में पेश कर रही है। वो हर पंच के साथ जो बंदा है उस वीडियो में सरकार की कामयाबी को बताता है। इससे पता चलता है कि सरकार ताकतवर, बलशाली है। जैसे साकाल अखबार ने बाहुबली के रूप में पेश किया। ऐसा नहीं है कि सरकारी दावों को मीडिया में चुनौती नहीं मिल रही है, बल्कि वे चुनौतियां प्रमुख जगह हासिल नहीं कर पाती। जैसे विपक्ष के आरोप या उनकी राजनीति को प्रमुख जगह नहीं मिलती। बिजली को लेकर कितने दावे किए जाते हैं, ये सेक्टर सरकार का एक कामयाब सेक्टर माना जाता है। लेकिन इंडिया स्पेंड नाम की एक वेबसाइट के अनुसार बीजेपी सरकार दावा करती है कि 2 साल में 13,523 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया। बाकी तो 6 लाख गांव हैं, उनका कब हुआ होगा। 2015 में बीजेपी सरकार ने 18,452 गांवों की पहचान की थी। इनमें से 73% में बिजली पहुंच गई है, मगर सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि इनमें से मात्र 8% गांवों का ही संपूर्ण विद्युतीकरण हुआ है। यानी इन गांवों के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, मतलब बाकी में नहीं पहुंचा है। इंडिया स्पेंड की साइट पर कहा गया है कि 25% ग्रामीण परिवार, रूरल हाउसहोल्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, इनके यहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। एक गांव में अगर स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 10% घरों में बिजली पहुंच जाए तो मान लिया जाता है कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया। अगर किसी गांव के 90% घरों में बिजली ना हो तो भी उसे बिजली युक्त विद्युतीकृत गांव मान लिया जाता है। हो सकता है कि अब सरकार की नीति हो कि सभी घरों को बिजली से जोड़ा जाए। यह नीतिगत समीक्षा है, लेकिन गैस सिलेंडर बांटने में सरकार की कामयाबी की विपक्ष ने भी आलोचना नहीं की है। जाहिर है कि आप मूल्यांकन सिर्फ आलोचना से नहीं कर सकते, सिर्फ दावों से नहीं कर सकते। आपको लगता है कि रोजगार के सवाल, किसानों की आत्महत्या के सवाल से विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब रहेगा? सोचिएगा और सोचते सोचते ब्रेक लीजिएगा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री देश के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन करने गए। यह पुल असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला है। सादिया और ढोला को जोड़ने वाले इस पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। मीडिया इस पुल को अति उत्साह में या ठीक भी इसे चीन को सबक या चुनौती टाइप पेश कर रहा है, मगर इसकी सबसे बड़ी भूमिका होगी पूर्वोत्तर के जनजीवन को क्रांतिकारी रूप में बदल देने में। इसके चालू होने से सेना को असम के पोस्ट से अरुणाचल चीन बॉर्डर पर पहुंचने में भी आसानी होगी। 4 घंटे का समय बचेगा। टैंक के गुजरने को लेकर भी चर्चा है कि 55 टैंक का अर्जुन टैंक इस पुल से गुजर सकता है। आजकल के पुल बनते ही इस क्षमता के हैं जिससे टैंक गुजर सके। जैसे दिल्ली के बारापुला से भी अर्जुन टैंक गुजर सकता है। हाल ही में अखिलेश यादव ने जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुखोई विमान की लैंडिंग करा दी थी तो सब हैरान हो गए थे। यह नया तरीका है विकास को सैन्य शक्ति से जोड़ने का और प्रचार को भी। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश चुनाव हार गए।
ये उनकी बात है। इस पुल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति हो रही है, लेकिन अगर आप इस पुल को देखें तो बहुत खूबसूरत और शानदार नजारा है इन तस्वीरों में। राजनीति इसलिए हो रही है कि किसकी वजह से बनी। कांग्रेस कहती है कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने पुल बनाने का निर्णय किया, काम हमारा, फीता प्रधानमंत्री काट रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतनी आसानी से कहां मानने वाले। उन्होंने कहा कि 29 मई 2003 को हमारे विधायक जगदीश भुयन ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखा कि यहां पुल बने। तब अटल जी ने इस पुल के बनने की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए, जिसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर अटल जी की सरकार 2004 में आ गई होती तो यह पुल 5-10 साल पहले बन गया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारे विधायक जगदीश भुयन ने पत्र लिखा था, मगर जब इंटरनेट सर्च किया तो जगदीश जी तब भाजपा के विधायक नहीं थे, असम गण परिषद के विधायक थे। इस वक्त वे बीजेपी में हैं। जून 2015 में एजीपी से बीजेपी में आ गए। इस वक्त वो जरूर बीजेपी के विधायक हैं, मगर चिट्ठी लिखने के वक्त एजीपी के विधायक थे। अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर ही श्रेय लेना है तो थोड़ा श्रेय उस पार्टी को भी दे दीजिए जिसके विधायक रहते हुए इन्होंने पत्र लिखा। प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि फैसला बड़ा होता है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट का आदेश। इस तर्क से कांग्रेस भी कह सकती है कि अगर 2014 में उनकी सरकार आई होती, जो कि आ ही नहीं सकती थी, तो इस पुल का उद्घाटन वो कर रहे होते। बेहतर है कि चिट्ठी किसने लिखी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आदेश किसने दिए, किसने निर्माण को मंजूरी दी, ये सब छोड़िए, शानदार पुल की उपलब्धियों को आत्मसात कीजिए। 2011 में 950 करोड़ की इस योजना पर काम शुरू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 3 साल लग गए इसे पूरे होने में। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि असम में प्रधानमंत्री ने 3 साल पूरे होने के मौके पर 3 अलग अलग कार्यक्रम में 3 भाषण दिए। इनमें से किसी एक भाषण का हम एक आवश्यक अंश सुनाएंगे ब्रेक के बाद। कोरा होमो अहोमोर राई जोलाई मोई अंतरिक श्रद्धा जोनाइसु। सर्गोदेव सावलोंग चौकाफा वीर लचित वीर चिलाराय सती जयमती सती साधिनी सती राधिका लोई जोनाइसु प्रणाम। तीन साल पहले इसी समय 26 मई को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के परिसर में राष्ट्रपति जी ने मुझे प्रधानमंत्री के कार्यभार के लिए शपथ दिलवाई थी। असम का आग्रह था कि आज मैं यहां आ सकूं तो अच्छा होगा। पहले तो परंपरा ऐसी रही थी कि ऐसे अवसरों पर जरा दिल्ली का महात्म्य ज्यादा रहता है, लेकिन हमारे सरकार की कार्य संस्कृति ऐसी है कि हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना दिल्ली है। भाइयों बहनों, आज सुबह हिंदुस्तान के सबसे लंबे ब्रिज का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला और आज 2 महत्वपूर्ण संस्थानों का यहां शिलान्यास हुआ। मैंने इन 3 साल में देखा है कि आपने सिर्फ वोट देकर के हमें सत्ता में पहुंचा करके आप सो नहीं गए। अब मोदी जी आए हैं, सब करेंगे, ऐसा आपने नहीं किया। मैं 3 साल में बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ 125 करोड़ देशवासियों के सामने सर झुका करके इस बात का गौरव से स्वीकार करता हूं कि ये देश 125 करोड़ देशवासी
हर कदम पर हमारे साथ चले। और इसलिए मैंने कहा था कि मैं छोटा हूं और छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करके रहूंगा, ये मेरा इरादा है। भाइयों बहनों, नोटबंदी बड़ा कठोर निर्णय था। अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हम इतने बड़े कठोर निर्णय की कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन ये 125 करोड़ देशवासी थे, उनके आशीर्वाद थे। कितने बड़े कृत्रिम बवंडर के बावजूद भी, भ्रमित करने के कोटि कोटि प्रयासों के बावजूद भी देश की जनता तसू भर भी डगमगाई नहीं, हिली नहीं और कंधे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही। आप मुझे बताइए, ऐसी जनता के लिए जिंदगी खपा देने से कितना आनंद मिलता होगा। ये आनंद की अनुभूति मैं करता।